गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबर राजधानी दिल्ली से। पीएम ने नए पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। पीएम ने नए पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पीएम ने जनसंपर्क संगठन की मजबूती पर जोर दिया। नई टीम के साथ अच्छी बातचीत हुई है, ये भी पीएम मोदी ने कहा। संगठन को मजबूत करने के लिए संवाद की दरकार है, संवाद जरूरी है। बैठकें नए विचारों, नजरियों पर केंद्रित होती हैं। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में बैठक की है। तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी की टीम तैयार की जा रही है आने वाले चुनावों के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के लिए। और जाहिर है युवा नजरिया देने के लिए, युवा बल देने के लिए नए पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र भी दिया है और कहा है कि युवाओं की शक्ति के साथ मिलकर काम करना है, अनुभवों का इस्तेमाल करना है और इसी तरह से संगठन को मजबूत करना है। और बीजेपी की नई टीम की बैठक का दूसरा दिन। बीजेपी की नई टीम की बैठक का दूसरा दिन सुबह 10 बजे संगठन की समीक्षा बैठक। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक करने वाले हैं। चुनावी राज्यों में तैयारियों की समीक्षा होगी। तो देखिए बैठक चल रही है, दूसरा दिन है, 10 बजे का वक्त मुकर्रर है बैठक के लिए। नई टीम की बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बैठक करने वाले हैं। चुनावी राज्यों में तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। तो पदाधिकारियों को मोदी मंत्र दिया जा रहा है, युवाओं के साथ संवाद करें, इंटरैक्ट करें, पार्टी संगठन को मजबूत करें, जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएं। ये कहा जा रहा है सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं और साथ साथ ये भी समझने की कोशिश करें कि जनता के बीच कौन से वो मसले हैं जिनकी दरकार है, लोगों के बीच उन मसलों को लेकर जाया जाए। साथ साथ सरकार की अब तक की उपलब्धियां क्या रही हैं। अब देखिए सेवा संकल्प ये अभियान है जिसका जिक्र हो रहा है, 1 महीने तक चलने वाला ये अभियान। पीएम के 25 साल के कार्यकाल पर यह अभियान है। मोदी के योगदान को देश भर में पहुंचाएगी पार्टी, ये कोशिश की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण आने वाले चुनावों के मद्देनजर जेनजी को साधने की तैयारी की जा रही है। जेनजी को किस तरीके से साधा जाए, नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्मृति ईरानी, महासचिव विनोद तावड़े महासचिव, ये तमाम नाम है। हर्ष सांघवी डिप्टी सीएम गुजरात के, ओपी चौधरी वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के, ये तमाम अगर हम देखें बड़े चेहरे जो हैं वो इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं ताकि जेनजी को भी साधने की कोशिश हो सके। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मेरे कुलीगा जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, सेकेंड डे है आज और क्या एक्सपेक्ट करें, साथ साथ ये भी बताइएगा कल जब पहला दिन रहा है तो क्या क्या जो है वहां से टेकअवेज निकले हैं, क्या क्या बात हुई है, क्या क्या संवाद हुआ है, किन बातों पर जोर रहा है। और बिल्कुल मोनिका, देखिए आज खुद जो नितिन नवीन है वो अपने जो तमाम नए साथी बने उनके साथ दूसरे दिन का इंटरैक्शन है। लेकिन सबसे पहली बात जो कल यानी कि 22 अगस्त को जो पूरी तस्वीर नजर आई है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से, सबसे पहले नितिन नवीन ने तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की है क्योंकि एक नई सेना बनी है और इस नई सेना के ऊपर बड़ी सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं। पहले 7 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के अंदर जो चुनाव हैं वो होने हैं, जिसमें सबसे अहम जो राज्य अगर देखा जाए मोनिका तो उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पंजाब है। तो यहाँ पर किस तरीके से जो संगठन में मजबूती हो, क्योंकि देखिए हमने तमाम वो राज्य देखे हैं जहाँ पर संगठन को मजबूत करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। चाहे बंगाल की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, ये दोनों चुनाव जो हैं वो कुछ दिन पहले ही हुए हैं और दोनों जगह पर जो कह सकते हैं कि समर्थन खासतौर पर बीजेपी को कार्यकर्ताओं का मिला है। तो कुछ ऐसे जगह भी नजर आए बाई इलेक्शन में जहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच वो संवाद जो है वो खास तौर पर नहीं हो पाया, इसको लेकर नाराजगी एक नजर आई थी। तो अब सीधे तौर पे ये कहा गया है कि जमीनी स्तर पर लोगों से मिलना है, बूथ स्तर तक मजबूती करनी है ताकि आने वाले समय में चुनाव को जीता जा सके। क्या ये भी मायने अब निकाले, क्योंकि पिछले दिनों देखा है सरकार ने भी किस तरह की चुनौतियां पेश आई है, खासतौर से जब जेनजी का मसला आता है। तो ये कोशिश भी सरकार की तरफ से की जा रही है, माफ कीजिएगा संगठन की तरफ से की जा रही है, पार्टी की तरफ से की जा रही है कि युवा सोच को अपने साथ जोड़ना है ताकि आने वाले वक्त में जेनजी के जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, उनसे कोरिलेट कर सके और उन्हें साधने की कोशिश की जा सके।
और बिल्कुल सही कहा आपने मोनिका। देखिए, दो अलग अलग तरीके से जो युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर रही है, एक संगठन स्तर पर, एक सरकार के स्तर पर। संगठन के स्तर पर कई बार हमने देखा है, चाहे वो मोहन भागवत हो, नितिन नवीन हो, जहां भी जा रहे हैं युवा संवाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार के स्तर पर सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्हें ये आदेश दिया गया है कि वो हर दिन एक यूनिवर्सिटी जाकर छात्रों से मिलें, उनको अपनी बातों को रखें और साथ ही साथ सरकार की स्कीम को बताएं। तो ये कोशिश है, जो नाराजगी छात्रों की नजर आई है जंतर मंतर से लेकर झारखंड के रांची तक, वो अब फिर से ना नजर आए, क्योंकि जो तस्वीर नजर आई इसकी वजह से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और प्रधानमंत्री बखूबी समझ चुके हैं कि अगर युवा साइड होते हैं तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसी चीज़ को लेकर युवा संवाद, युवा सम्मेलन जो है वो किया जा रहा है, चाहे वो पार्टी के स्तर पर हो या फिर सरकार के स्तर पर हो। कोशिश यही है कि युवा जेन ज़ी को साधने की बात हो रही है और ये जो टीम बनाई गई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हैं, साथ साथ स्मृति ईरानी का जिक्र हो रहा है, विनोद तावड़े की बात हो रही है, हर्ष सांघवी की बात हो रही है, ये टीम कितनी कारगर आपको लग रहा है होगी जब जेन ज़ी को साधने की बात होगी? या फिर असल में जेन ज़ी के मसलों के लिए अगर जेन ज़ी ग्रुप से कोई आएगा तो वो बेटर समझ पाएगा? बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक आपने संगठन का जिक्र किया है मोनिका, पहले भी विनोद तावड़े पदाधिकारी रहे हैं, संगठन में रहे हैं, एक भूमिका उन्होंने बिहार में निभाई, बिहार के प्रभारी रहे, चुनाव जिताया, अब उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया है। तो कोशिश ये है कि जो पुराने लोग हैं उन्हें सामने रखकर वो तमाम चीज़ों को किया जा सके जो पहले नहीं हो पाया है। स्मृति ईरानी को भी सामने रखा गया है ताकि वो युवाओं से सीधा संवाद कर सकें, लेकिन अब ये कितना सफल होगा ये आने वाला समय बताएगा। कई राज्यों में चुनाव भी हैं और उससे पहले एक नई कोशिश जो है वो संगठन की है, पार्टी की है, क्योंकि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हों तो ये तय होता है कि युवाओं को समझना उनके लिए काफ़ी दिक्कत नहीं होगा। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से पहले बिहार सरकार में मंत्री थे तब भी वो युवाओं से सीधा मिलते थे, युवा कार्यकर्ता भी रहे हैं, युवा छात्र के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उन्हें युवाओं से सीधा कनेक्ट करने का तरीका पता है। और बिहार जैसे राज्य में अगर युवा से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं तो आपके लिए तमाम राज्य उतने ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, क्योंकि वहाँ के युवा के पास कई सारी परेशानी है, कई बेरोजगारी को लेकर बातें हैं। तो जब वहाँ के लोगों को वो कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि ये जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे। और कहीं ना कहीं अपनी जो पूरी उनकी पिछले 10 साल की जो स्थिति रही है या जो चीज़ उन्होंने देखा है वो आने वाले समय में लोगों को बता भी पाएंगे। तो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ नितिन नवीन जरूर उतर चुके हैं, अब ये कितना सफल होता है ये देखना अहम हो जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका उत्कृष्ट तमाम जानकारी बातचीत साझा करने के लिए। बात बुढ़े की करेंगे। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बोले हैं राहुल गांधी, महिलाओं की पहचान उनकी खुद की। राहुल गांधी ने कहा है मनुस्मृति महिलाओं की गलत व्याख्या है, 70 करोड़ महिलाएं बेहद महत्वपूर्ण है, ये राहुल गांधी ने कहा। महिलाओं के साथ हिंसा होती है, महिलाओं को अपमानित किया जाता है, डर से 50% लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, माँ बेटी पत्नी महिलाओं की पहचान नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा। अब देखिए नेता विपक्ष राहुल गांधी किस तरीके से एक्टिव होते हुए नजर आए इन दिनों, हम देख रहे हैं अलग अलग मंचों पर, और इस दफा ये कोशिश की जा रही है कि महिलाओं को साधा जाए। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि महिला बहाना है और निशाना मनुस्मृति है। एक बार सुन लेते हैं कि कहा क्या है, उनके द्वारा कहा क्या गया है। मनुस्मृति says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. और इसी पर ज़रा डिस्कशन के लिए न्यूज़ रूम से कुलीग गीतू चौहान जुड़ रही हैं। गीतू, राहुल गांधी को हम देख रहे हैं, अभी जेन ज़ी की बात कर रहे थे और अब एक बहुत ही टची मसला उन्होंने उठाया, महिलाओं का मसला उठाने की कोशिश की गई है। हालांकि महिलाओं के बहाने मनुस्मृति पर भी निशाना है, कितना कारगर उनका ये दांव आपको लगता है?
देखिए यहाँ पर महिलाओं के लिए जिस तरह से राहुल गांधी ने आवाज उठाई है, एक तरह से तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि महिलाओं के लिए किस तरह से असमानता है, क्या कुछ उनके लिए होना चाहिए, वो कितनी बड़ी पावर है देश के लिए। और वहीं दूसरी तरफ बातों बातों में उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र भी कर दिया। और एक तरह से ये एक ऐसा ग्रंथ है सनातन धर्म से जुड़ा हुआ, जिसमें कि बताया गया है कि आखिर एक मानव को कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसकी व्याख्या होनी चाहिए, जिसमें कि महिलाओं को लेकर जिस तरह की बात यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं उसका जिक्र किया गया है कि काफी कठोर नियम और कानून जो है महिलाओं के लिए बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जब आप महिलाओं को संबोधित कर रहे हैं, देश की बेटियों को संबोधित कर रहे हैं, तो ऐसे में मनुस्मृति के जिक्र की जरूरत क्या थी? इसको भी कहीं ना कहीं इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर एक तरह से सवाल उठा रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस धर्म की एक मनुस्मृति है जिसमें ये लिखा गया है और इसको लेकर आगे बवाल भी होगा मोनिका, क्योंकि यहाँ पर मनुस्मृति को लेकर जो लिखा गया है हो सकता है कि उसकी व्याख्या राहुल गांधी सही शब्दों में ना कर पाए हों, और जिसके चलते अब इसको लेकर रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है जब आप देश की महिला और बेटी की बात करते हैं तो मनुस्मृति यानी को गीतू आपने आपके हिसाब से कि राहुल गांधी ने महिलाओं को साधने की कोशिश की है, महिलाओं के हिसाब से महिला सशक्तिकरण का अगर आप जिक्र कर रहे हैं वो समझ में आता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर मुश्किलें अपने लिए पैदा कर ली और अब बीजेपी कांग्रेस का ये जो वाक्य युद्ध हम देखते हैं वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉसिबल है ये कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये देखिए अगर हम संसद के अंदर की बात करते हैं तो महिला आरक्षण बिल को लेकर किस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया ये भी सभी ने देखा और किस तरह से इस बिल को लेकर आपत्ति जताई गई। अब ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए सवाल यही होगा विपक्ष से कि आप जब सदन के अंदर होते हैं तब आप महिलाओं की बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो आप महिला हितैषी बन जाते हैं। यहाँ पर सवाल उठाए जाते हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और उन्हें किस तरह से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, साथ ही साथ उनका भविष्य क्या होना चाहिए, किस तरह से सक्षम बनाया जा सके। लेकिन जब बात आती है संसद के अंदर जाने की तब आप उसी महिला आरक्षण बिल का विरोध कर देते हैं। तो यहाँ पर दो ऐसी बातें हैं जो कि अब सामने आ रही है कि आखिर आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर हम देखते हैं कि बीजेपी हमेशा सनातन धर्म का एक तरह से परचम लहराती रहती है, तो कुल मिलाकर मनुस्मृति का जिक्र वहीं का एक एंगल है जो विपक्ष लेना चाहता है, जो राहुल गांधी चाहते हैं कि इसका जिक्र भी हो, ये भी बताया जाए कि सनातन धर्म में सब कुछ ठीक नहीं है। खासतौर से महिलाओं के लिए मनुस्मृति का जिक्र उन्होंने कर दिया और उसको लेकर बवाल होना तय है। इस पर जरूर रिएक्शंस आएंगे। शुक्रिया आपका गीतू, तमाम इंफॉर्मेशन बातचीत साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे। वंदे मातरम पर जारी सियासी घमासान, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना, देशभक्ति के नाम पर बीजेपी कर रही है राजनीति, असल में वो ही देशद्रोही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा वंदे मातरम नहीं गाने पर देशद्रोही कहते हैं, हमने ही अंग्रेजों को गुलामी से आजाद कराया है, माफ कीजिएगा, अंग्रेजों की गुलामी से हमने ही आजाद करा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हमें आजादी दिलाई है, अधिकार दिए हैं। एक बार सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने स्टेटमेंट के जरिए कैसे बीजेपी पर निशाना साधा है। ये उनके पार्टी में ऐसा हुआ है और वो बोल रहे हैं कि वंदे मातरम जो नहीं गाते वो देशद्रोही है। देशद्रोही तो वही खुद ही है, क्योंकि वो तो ब्रिटिशर के गुलाम बनना चाहते थे। हम उनको बाहर निकाला, अरे आओ वही आजादी भी हम लाए हैं, तुम डेमोक्रेसी में ठहर ठहर के मंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो। ये हक किसने दिलाया? हमने दिलाया। ये ऐसा हो गया हमारी बिल्ली हमसे में हो, सब कुछ हमने करके दिया, अब हम। वंदे मातरम विवाद पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर हमला, वंदे मातरम विवाद पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस पार्टी पर हमला, कांग्रेस की समस्या सिर्फ वोट है, गिरिराज सिंह ने कहा। वोट के लिए 1937 में वंदे मातरम बदला गया, वंदे मातरम के 6 श्लोक होंगे। गिरिराज सिंह ने कहा भारत की पहचान सनातन के बिना नहीं है, ये भी गिरिराज सिंह द्वारा कहा गया। सुन लेते हैं। सोए हुए को जगाया जाता है, जगे हुए को नहीं जगाया जाता। ये वंदे मातरम 1930 में बदला गया, जिन्ना के दबाव में, वोट के खातिर। और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश की विरासत के साथ देश का विकास करते हैं। उन्होंने कहा 2 छंद नहीं होगा, 6 का 6 होगा, क्योंकि भारत की पहचान बिना सनातन का नहीं हो सकता। और उसमें है क्या? भारत की अस्मिता है, सनातन की अस्मिता है। इसका दिक्कत है
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।